नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा साइंटिफिक स्टाफ फोरेंसिक लेबोरेटरी करनाल का पेपर कंडक्ट हुआ था, आपको पता है। एडवर्टाइजमेंट और वो रिजल्ट आपका आ चुका है रिटर्न का, और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी जो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है। अब काफ़ी बच्चे कमेंट किया उन्होंने कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत वीडियो बना रहे हो। ठीक, तो उन्होंने बोला कि वीडियो डिलीट करो, शर्म आनी चाहिए। किस चीज़ की शर्म आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? ठीक है भैया, ऐसी बात है, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है आपको नोटिफिकेशन के बेस पे दी गई है। अब मैं तो हर एक वीडियो में ऐसे बोलता हूँ कि भाई मुझसे कोई गलती रह गई है या मेरी कोई कमी, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, उसको सुधारा जाएगा। अब मैं फिर से दोबारा से आपको वीडियो बना के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या लिखी हुई है। मामला कहाँ अटका? मामला ये अटका कि बच्चे कह रहे हैं कि सर पीएचडी का जो आपका एक्सपीरियंस है वो माना जाएगा। मैंने ये बात बोली कि पीएचडी का एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन वेग है पीएचडी लैबोरेटरीज का। अब आप एक चीज़ लगाइए, पीएचडी लैबोरेटरीज में कितनी पीएचडी लैबोरेटरीज हैं? स्टेट की लैबोरेटरीज हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्ट टाइम पीएचडी भी होती है, फुल टाइम पीएचडी भी होती है। तो ये वेग डेफिनेशन है भाई। पार्ट टाइम पीएचडी वाले का एक्सपीरियंस कैसे काउंट कर लोगे आप? ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी जो बंदा कर रहा है, ठीक है, हमको पता है, आप सभी को पता है कि पार्ट टाइम पीएचडी कैसे होती है। ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी बंदा वही करेगा, या तो वो जॉब में है, जॉब वाला ही करेगा ना। बिना जॉब वाला बंदा तो रेगुलर पीएचडी करेगा, तो उसका एक्सपीरियंस आप कैसे काउंट कर लोगे? जॉब में भी हो और पार्ट टाइम पीएचडी भी कर रहा है। उसके बाद बात आती है भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने भी पेपर दिया है ना, वो भी तो पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आसपास? आप हरियाणा में ही ले लो, जहाँ पीएचडी होती है इन सब्जेक्ट्स में जो मेंशन है। ठीक है, रोहतक से एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हिसार में यूनिवर्सिटी है पीएचडी जो प्राइवेट करवा रही है, या काफ़ी सारे बच्चे बाहर से भी कर रहे होंगे पीएचडी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, तो मैंने इतना बोला था कि जो पीएचडी की जो अभी इन्होंने क्लियर कट नहीं लिखा हुआ, अब कि पीएचडी का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा। पीएचडी क्या है? आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट डॉक्टर कर रहे हो, रेगुलर आप डिग्री, एक डिग्री होगी ना वो पोस्ट, एक आप रेगुलर डिग्री कर रहे हो। ठीक है, क्या साथ साथ में डिग्री करते हुए एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है? वो इन्होंने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये डेफिनेशन तो वेग होगी, क्लियर कट तो डेफिनेशन नहीं है ना। तो यही बात मैंने बोली थी कि भैया डेफिनेशन क्लियर नहीं है। अब आप एक रेगुलर आप एक उसमें जा रहे हो, पीएचडी कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, ठीक है, या तो वो एक अलग से ही लैब है। ठीक है, अब आप उस रेगुलर डिग्री को, रेगुलर एक डिग्री कर रहे हो आप, साथ में उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अच्छी बात है। मैंने तो ये बोला है, ठीक है, कि इतने बच्चे पीएचडी के हैं तो वो तो अच्छी बात है, उनको रोजगार मिले। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका पीएचडी का एक्सपीरियंस काउंट हो। ठीक है, तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन वेग है। इसीलिए मैंने जो 2-2.5 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये बोला था कि पीएचडी का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर होता है तो अच्छी बात है, मैंने साथ में ये भी बोला था शायद काउंट नहीं होगा। ठीक है, या ऐसे भी बोल दिया हो कि काउंट नहीं होगा, तो उसके पीछे मैंने नोटिफिकेशन का तर्क दिया। और मेरा तर्क ये है, पीएचडी आपकी पार्ट टाइम भी होती है, पीएचडी आपकी फुल टाइम भी होती है, आप रेगुलर जाते हो, डिग्री आप रेगुलर कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा पीएचडी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे पीएचडी आप सभी को पता, ऐसे पीएचडी भी करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो घर बैठे पीएचडी कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन वेग है। ठीक है, ये कंप्लीट मैं तो मानता नहीं हूँ, इसके डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं मानता हूँ, ये वेग डेफिनेशन है। ठीक है, धुंधली डेफिनेशन है पीएचडी की। अब वो काउंट करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है उनका। अब मैं देखिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है, सीनियर साइंटिफिक बायोलॉजी की पोस्ट है। अब देखिए, एमएससी आपकी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये लिखा हुआ 1 साल का रिसर्च और एनालिटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट में। ठीक है, 1 साल का रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वन ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्ट। अब ये 1 साल का अबव सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर पीएचडी में इस चीज़ को मानते हैं, अगर पीएचडी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, चाहे आप पार्ट टाइम प्राइवेट पीएचडी कर रहे हो, अगर मानते तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है भाई, मानते हैं तो मैं भी उस चीज़ का स्वागत करूँगा और मेरे शब्द वापस हो जाएंगे, मानेंगे तो। ठीक है, फिर आ जाते हैं बात सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एसओसी। ठीक है, ये पोस्ट थी इसमें अलग अलग कैटेगरीज की। अब इसमें भी वही है, 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है अबो और एनालिटिकल सब्जेक्ट में, अबो इन सब्जेक्ट में से किसी में भी आपको होना चाहिए।
कंडीशन मेरी वही है। उसके बाद आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक, देखिए फिजिक्स से आपकी एमएससी है, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स से है आपकी, या स्टैटिस्टिक्स केमिस्ट्री फोरेंसिक साइंस से, इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है, 1 साल का रिसर्च या एनालिटिकल एक्सपीरियंस। अब अच्छी बात है, मानते हैं तो अब आ जाओ जी डॉक्यूमेंट के पास। डॉक्यूमेंट के लिए ये सब्जेक्ट थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बॉटनी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है, इसकी ये पोस्ट थी। उसके बाद आ जाती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी, उसमें भी सेम है, 1 साल का रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस आपका वो सब्जेक्ट में होना चाहिए। आ जाओ, अब बात आती है साइंटिफिक असिस्टेंट की। अब कुछ बच्चों ने कहा साइंटिफिक लेबोरेटरी तो लिखा ही नहीं हुआ जी नोटिफिकेशन में। अब भाई साहब जो बच्चे ये कह रहे थे वो ध्यान से देख लो, ये लिखा हुआ 2 साल का रिसर्च ये एक्सपीरियंस साइंटिफिक लेबोरेटरी में आपका होना चाहिए। ये देखो बड़े बड़े गोल्ड अक्षरों में कर दिया इसको, साइंटिफिक लेबोरेटरी में होना चाहिए। उस साइंटिफिक लेबोरेटरी में 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम किए हुए का। समझ में आ गई बात? जो बच्चा ये कह रहा है ना जी, जो भी बच्चे कह रहे हैं वो अपनी आंखें खोल लो और नोटिफिकेशन दोबारा पढ़ लो। मेरे को नोटिफिकेशन के लिए मत बोलो कि साइंटिफिक लेबोरेटरी नहीं बोला हुआ, ठीक है। हाँ, साइंटिफिक लेबोरेटरी आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में नहीं बोला हुआ है, ठीक है, उसमें आपका सब्जेक्ट में मेंशन किया हुआ है। उस बात को मैं एग्री करता हूँ, मानता हूँ। अगर उसमें मेरे को बताने में गलती हुई है तो मैं उसको वापस लेता हूँ, मेरी गलती को स्वीकार करता हूँ। अगर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में बताने में, साइंटिफिक लेबोरेटरी का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ये सेरोलॉजी का है, चलेगा 2 साल का, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट का एसओसी का लगेगा आपका, एसओसी कैटेगरी थी, ठीक है, उसमें भी 2 साल का ये रिसर्च एक्सपीरियंस आपका चलेगा। साइंटिफिक लेबोरेटरी का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाओ, ये आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, वही 2 साल का साइंटिफिक आपका लगेगा लेबोरेटरी का। फिर आपका आ जाओ बैलिस्टिक का, ठीक है, वही आपका लगेगा बैलिस्टिक में, ठीक है, 2 साल का साइंटिफिक लेबोरेटरी में आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ केमिस्ट्री में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री, ठीक है, साइंटिफिक 2 साल का लगेगा। ये देखो 2 ईयर एक्सपीरियंस केमिस्ट्री में। अच्छा, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात जब आई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेबोरेटरी असिस्टेंट में केमिस्ट्री का है, ये देखिए 2 जनरल की पोस्ट थी। मेडिकल नॉन मेडिकल ग्रुप से आपने 2nd डिवीज़न में आपकी बीएससी होनी चाहिए सिंपल। बैलिस्टिक में आपकी मेडिकल ग्रुप से बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाओ, ये थी आपकी डॉक्यूमेंट की, आपकी मेडिकल नॉन मेडिकल ग्रुप से दोनों से हो सकती है। उसके बाद आ जाओ बायोलॉजी में सिर्फ मेडिकल ग्रुप से, सेरोलॉजी में सिर्फ आपकी मेडिकल ग्रुप में। रूम अटेंडेंट में आपको, अगर आप बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप से हैं तो ये देखिए आपके पास, ठीक है, ये रहा। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, ये देखो ये अलग लिखा हुआ है। बीएससी के जो बच्चे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है डार्क रूम अटेंडेंट में। 1, 2, 3 ये मैट्रिक अगर किसी ने की हुई है या 12वीं की हुई है उसके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डार्क रूम अटेंडेंट में, ठीक है। अब देखो इसमें भी तो कमीशन लिखा हुआ है ना, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। अब ऊपर साइंटिफिक लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, उन्होंने वर्किंग लिखा ही नहीं हुआ, तो गलती तो इन्होंने की है ना कमीशन ने, ठीक है। वेग धुंधली डेफिनेशन तो ये छोड़ते हैं, आप साथ में लिख देते भाई कि पीएचडी के जो पीएचडी की लैब्स है उनको हम कंसीडर करेंगे, ये कन्फ्यूजन ही नहीं रहती ना। अब पीएचडी तो पार्ट टाइम पीएचडी होती है, मैंने फिर वही बात बोली, पार्ट टाइम होती है, गवर्नमेंट में भी होती है, प्राइवेट में भी होती है, और एक प्योरली प्राइवेट पीएचडी भी होती है, ठीक है। अब उनका ये कंसीडर करेंगे तो भाई अच्छी बात है, हम तो उस चीज़ का स्वागत करते हैं। सीनियर साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक में तो आपको साइंटिफिक लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस चाहिएगा। एक्सपीरियंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको एक्सपीरियंस बनाना है वो मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, ठीक है, वो आपके इस पे आपके चैनल पे मिल जाएगी, उसमें क्या क्या चाहिए। तो भैया कोई आप माइंड में वो ना रखें, हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं। कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, भाई हमसे गलती हुई है तो अच्छी बात है। कल को पीएचडी का मानेंगे एक्सपीरियंस, कल को पीएचडी का मानोगे, आप में से कोई बच्चा सबूत भेजेगा कि सर पीएचडी का एक्सपीरियंस मानना है, ठीक है, तो मैं अपनी गलती स्वीकारूंगा, आगे आऊँगा वीडियो में आके बोलूँगा कि हाँ भाई मैं उस टाइम गलत था, मेरी बात गलत साबित हुई है, मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ, अपने शब्द वापस लेता हूँ। अभी तक तो मानना नहीं है ना भाई, ठीक है, अभी तक तो माना नहीं है, तो मेरी पर अजम्पशन है, मैंने अपनी बता दी है कि क्यों नहीं माना जा सकता है, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन वेग है, ठीक है। चलिए हाँ, और ये एक और बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8.2, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एंड रिजर्वेशन कैटेगरी फील्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने कैटेगरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उसी के अगेंस्ट आपको बुलाया जाएगा, और जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं,
ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए, उसके अलावा पॉइंट नंबर आपका 8.6 भी पॉइंट नंबर आपका ये पढ़ लो 8.7। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन बिलोंग टू अदर स्टेट के जो किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है वो सिर्फ आपका जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये बात लिखी हुई 8.7 में। ठीक है, और बता देता हूँ भाई। एक मैं का जो 2-3 बच्चों ने मेरे को कमेंट किया, उन्होंने एक अच्छी बात बोली, वो मैं उनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल वाकिफ, मतलब उनके साथ एग्री करता हूँ, वाकिफ हूँ उनकी बात से। उन्होंने बोला सर कि एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो JRF ले रहे हैं उन्हें 30,000 या 32,000 रुपये स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, अब वो सर 32,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप आती है, तो साल की आप 30,000 मान लो, 30,000 से गुणा करोगे तो उनकी कितनी होगी, 180 से इनकम ज़्यादा होगी। तो उनको 5 नंबर मिलने नहीं चाहिए। अगर उनको 5 नंबर मिलते हैं सर तो ये प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल भाई, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। उनको 30,000 रुपये, 32,000 रुपये प्लस में कंटीजेंसी फंड मिलता है 1 लाख रुपये का, 40,000, 50,000 रुपये का। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको 5 नंबर नहीं मिलने चाहिए। अगर उनको मिलते हैं तो बिल्कुल भाई हम भी विरोध करेंगे। आप जिन बच्चों ने कमेंट किया था वो तो इसके अगेंस्ट में है ही। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ बिल्कुल। 3.5-4 लाख रुपए साल की उनकी इनकम हो गई है वो एक किस्म से। अब सैलरी, उसको स्कॉलरशिप को इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे वो भी एक अलग मुद्दा है। ठीक है, अब वो तो कहेंगे सरकार दे रही है हमको पढ़ने के लिए, पढ़ाई के खर्चे के लिए दे रही है, जो हमारा खर्चा लग जाता है सारे का सारा। ठीक है, तो अब ये सब वेग है। अब वो जाके पता चलेगा कि उनको 5 नंबर मिलेंगे, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलेगा कि उनको 5 नंबर मिलेंगे या नहीं। अब डिटेल रिजल्ट HSSC जारी करेगी तभी तो पता चलेगा किसको 5 मिले हैं। अब आपको क्या पता कि ये बच्चा PhD है, आपको पता चल जाएगा ये बच्चा PhD कर रहा है, कैसे पता चलेगा आपको ये PhD है? सिंपल MSc मांग रखी है ना, वो सिंपल MSc के बेस पे है। ठीक है, अगर वो PhD का एक्सपीरियंस लगा दिया उसने, ठीक है, PhD का लगा दिया, अगर बाई चांस उसको 5 नंबर भी मिल गए तो आपको कैसे पता चलेगा? आप कैसे उसको विरोध कर पाओगे? पता नहीं चलेगा आपको। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ठीक है, तो इस बात को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करो। कैसे पता चल जाएगा? मान लो बाई चांस एक का पता चलेगा, कौन अपना डिस्क्लोज करेगा? कोई नहीं बताएगा, नंबर भी नहीं बताएगा आपको, आपकी खुद की उसकी कैटेगरी भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा कोई कैंडिडेट भी आपको। ठीक है, फिर भी आप कोशिश कर लेना। ठीक है, देख लेना भाई, जो मोस्टली बच्चे PhD का वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो सभी को मिलेंगे, फिर तो विरोधी क्या करना है। नहीं मिलेंगे तो भाई ये तो है नहीं कि 2 बच्चों को मिल गए 2 बच्चों को नहीं मिले। ठीक है, तो ये भी अपना डाउट क्लियर कर लेना। एक दो बच्चों ने पॉइंट उठाया था। ठीक है, और क्या है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है? ये एक्स सर्विसमैन के दिए हुए हैं। ठीक है, ये डिसेबिलिटी का दिया हुआ है। हम पढ़ लेते हैं भाई। ये देखो, अब सोशल क्राइटेरिया के 5 नंबर किसको मिलेंगे? अब देखो भैया, 180 वाली कंडीशन का भी हम पढ़ लेते हैं कि काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर अब तो उन्हीं को मिलेंगे जिनके 180 से कम है। भाई नोटिफिकेशन पे चलता है सब कुछ। एक बात याद रखना, जो नोटिफिकेशन में बातें लिखी हुई है ना, वही बातें कल को कोर्ट में केस करोगे तो उसका आधार बनेगी। अब क्या लिखा हुआ सोशल इकोनॉमिक के, वो देख लेते हैं। 5% वेटेज ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट। किसको मिलेगी? बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा को ही मिलेगी। वो रेजिडेंट होना चाहिए उसके पास हरियाणा का, ना तो वो खुद, ना उसका पर्सन अमंग द फैमिली, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। दूसरी है ग्रोस फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। सैलरी लगा लो, अब इन्होंने लिखा हुआ सैलरी लगा लो, एग्रीकल्चर लगा लो, बिजनेस लगा लो, प्रोफेशन लगा लो। फाइनेंशियल ईयर जो है आपका ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज़ ओनली। 180 से आपकी कम होनी चाहिए। अब वो जो स्कॉलरशिप वाला 2 बच्चों ने पॉइंट उठाया था, महीने के उनके 30 साल के उनके तो 180 से तो ज़्यादा बन गए। फिर उनके परिवार की इनकम देखो, ठीक है, फिर उनकी एग्रीकल्चर देखो, फिर उनका बिजनेस देखो, संपत्ति देखो। तो भाई इस हिसाब से तो 180 में कोई भी बच्चा नहीं, इसका मतलब तो किसी को भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर तो मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। 5 नंबर बच्चे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए। इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम द परिवार पहचान पत्र। अब ये परिवार पहचान पत्र से आपको उठाई जाएगी। ठीक है, 5%। अब देखो, ये पॉइंट तो अलग है, ये पॉइंट अलग है। अब काफ़ी बच्चे अब ये भी तो बोल रहे हैं कि भाई हमारे घर में जॉब नहीं है। अब 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जिसके 1,80,000 से कम है उसको 5 मिलेंगे, और जिसके घर पे जॉब नहीं है उसको भी 5 मिलेंगे।
ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई जिसकी 1,80,000 से भी कम है और जिसके घर पे जॉब भी नहीं है उनको मिलेंगे। अब भाई ये मुझे नहीं पता है किसको मिलेंगे, नोटिफिकेशन आपके सामने है, रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप देख लेना किसको मिले हैं 5 नंबर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आप निकलवा लेना आरटीआई लगवा के 5 नंबर किसको मिले हैं। फिर आप उसके घर को ढूंढना, उसके घर के भी जाके देखना कि उसकी 1,80 से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अब जिन बच्चा सिलेक्शन हो क्या करोगे तुम, यही तो करो, यही करना पड़ेगा तुमको। उसके घर पे जाओ, उसका एड्रेस मिलेगा, उस पर घर पे पूछताछ करो कहाँ पड़ता है, कितनी सैलरी है, तुम करना ये काम, सरकार थोड़ी करेगी ये काम, है ना भाई। तो भाई वो अब तुम देख लेना। इसके अलावा देखिए एविडो है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ द सेकंड चाइल्ड ऑफ हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द 42 ईयर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू 5 वेटेज एंट्री पहचान पत्र पर्टिकुलर इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, उसको मिलेंगे। ये बिलोंग टू द विमुक्त जाति और टपरीवास से है, उसको मिलेंगे 5%। इफ एप्लीकेंट बीइंग ए बोनाफाइड रेजिडेंट ही शैल बी अवॉर्डेड हाफ परसेंटेज ऑफ ईच ईयर और पार्ट देयर ऑफ एक्सटेंडिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द सेम। ये देखिए बोनाफाइड रेजिडेंट हरियाणा का है, 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा ऑन द सेम हायर पोस्ट इन, उसी पोस्ट पे यानी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन पे मिलता है। तो नॉन एक्सपीरियंस शैल बी लेस 6 महीने, ठीक है। और 6 महीने से कम पे नहीं मिलेंगे, 4% मैक्सिमम वेटेज मिलेगी उसको। इनके अलावा लिखा हुआ ये अगर उसके पास पार्ट है, ईच ऑफ योर पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ सेल अवॉर्डेड हाफ परसेंटेज वेटेज फॉर ईच पार्ट ऑफ देयर ऑफ द एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने का 0.5% का उसको वेटेज मिलेगा। ठीक है, अगर उसने सेम और हायर पोस्ट में किसी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, कंपनी में उसने कमीशन में हरियाणा गवर्नमेंट में काम किया है तो, ठीक है। किसी को 5% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। द वेटेज ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ एनी अदर एजेंसी बॉडी हरियाणा शैल बी गिवन ओनली वन लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट फॉर थर्ड पोस्ट ऑफ ग्रुप सीओडी। अब ये बात भी समझ लो, जिसको एक बार 5 नंबर मिल गए, ठीक है, ज़िंदगी में, गवर्नमेंट शैल बी गिवन ओनली वन टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, जिसकी ज्वाइनिंग होली उसको दोबारा नंबर नहीं मिलेंगे। A person himself or his family member is selected, appointed with or without getting the benefit of weightage. No other family member shall be considered for weightage selection appointment for to the same any post of the। ये भी पढ़ लो आप। If a person resign from the government service while working on regular basis in any department, board, government, Haryana government, any state government, government of India, on whatsoever reason he or any other shall be not eligible to claim। अगर उसने नौकरी ज्वाइन करके इस्तीफा दे दिया तो भी वो एलिजिबल नहीं है नंबर की, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बताया हुआ है कौन सा आपको कहाँ से बनवाना है, ठीक है। और चलिए जी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की है ये एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या आपको करना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या है, ठीक है। ये देखिए और पॉइंट देख लेते हैं भाई। घटा सकता है, बढ़ा सकता है सीट को, कमीशन के पास ये अथॉरिटी है। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी selected on his own merit can be appointed against an unreserved vacancy provided the post is identified suitable for person with disability। यानी जनरल की पोस्ट ले सकता है वो, ठीक है। ओएमआर सीट के बारे में ये बताया हुआ है। ये देखिए 15.5 नंबर देख लीजिए। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन ओपन और जनरल और पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली एंड नोट एट एनी प्रिलिमिनरी स्टेज प्रोवाइडेड दे हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट और रिलैक्सेशन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना, ठीक है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक का क्लेम करोगे तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, आ जाओ भाई। ये देखिए
एनी कैंडिडेट who claim vertical reservation but cannot provide documentary proof of the same time at the time of scrutiny considered जनरल कैटेगरी कैंडिडेट माना जाएगा अगर वो अपनी कैटेगरी क्लेम को प्रूव नहीं कर पाया तो। ठीक है, प्रोवाइडेड ही फुलफिल एज क्राइटेरिया, जनरल क्वालिफिक कैटेगरी कैंडिडेट का वो क्राइटेरिया फुल करता हो। इफ इट डज नॉट फुलफिल द सेम इज कैंडिडेट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, चलिए जी, सारे आपको वेबसाइट पे मिलते रहेंगे। चलिए और इसमें बता देते हैं आपका कैंडिडेट आर एडवाइज, ये बोला गया है। ठीक है, कैंडिडेट को एडवाइज किया जाता है कि आप अपनी फाइल कीजिए ग्रीवियंस को इफ़ एनी विद कमीशन ऑनलाइन बिफोर द अप्रोचिंग द कोर्ट, जाने से पहले। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमीशन की वेबसाइट पे जाइए और उस पर आप बताइए कि सर ये डाउट है। जैसे अब इसमें एक डाउट उत्पन्न ही हो गया, सीईटी में ये 3/4 गुना कंडीशन को डिफेंड कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कैटेगरी में 8 गुना कैंडिडेट बुलाए हुए हैं, कुछ 12 गुना, और डार्क रूम अटेंडेंट की एक पोस्ट के अगेंस्ट 22 पता नहीं 24 कैंडिडेट बुलाए हुए हैं। और ये कहीं भी नोटिफिकेशन में ये बात नहीं लिखी हुई कि इतने कैंडिडेट गुना बुलाए जाएंगे। अब जो सीईटी वाले बच्चे हैं वो इस पर इसका सहारा लेके कोर्ट केस कर देंगे। ये भी तो जॉब का ही फॉर्म है, जॉब ही तो मिलेगी इसके बाद। जब आप जॉब दे रहे हो और उसमें आप 8 से 12 से 22 गुना कैंडिडेट बुला रहे हो और आपने उसमें नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा हुआ कि आप क्यों बुला रहे हो, तो आप सीईटी में 3 से 4 गुना क्यों बुला सकते हो? तो इस पर केस होगा, 100% केस होने की संभावना है इस कंडीशन को लेकर कि कोई ने बताया नहीं हुआ कि क्यों 8-7 गुना 22 गुना कैंडिडेट बुलाए, ये ना इन्होंने नोटिस के थ्रू बताया। ठीक है, और ये सीईटी में बोल रहे हैं कि भाई आप हम 3 से 4 गुना बुलाएंगे, तो ये कहाँ स्टैंड करेंगे? ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये स्टैंड हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई देखो, मुझे दाव पेच का तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो सीधा सा बात है कि कोर्ट में जाएंगे बच्चे, बोलेंगे कि इसमें आपने 22 गुना क्यों बुलाए, 7 गुना क्यों बुलाए, 8 गुना, आप सीईटी में 3-4 गुना बोल रहे हो। ठीक है, तो अब वो सरकार बताए, एसएससी में लिखा होता है, ठीक है, कि एसएससी में लिखा होता है कि इतने गुना बुलाएंगे, 6 गुना बुलाएंगे, 5 गुना बुलाएंगे, 3 गुना बुलाएंगे। तो इन्होंने एक लाइन डाल देनी चाहिए थी, क्या पता डाली भी हो, भैया हमने देखी ना हो। ठीक है, कोई बच्चे को पता हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें जितना मैंने देखा है कि इसमें बताई होगी। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है आपके भाई, कौन कौन सा आपको सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट उस टाइम जमा करवाने थे, मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन कौन से सर्टिफिकेट है। ये देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये आपका बताया हुआ है। ठीक है, श्रीमती जो भी है आपका, किस में आपने काम किया है, ये गवर्नमेंट के लिए ये सर्टिफिकेट है। प्राइवेट का उन्होंने अलग से निकाला हुआ है सर्टिफिकेट, वो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वाज फ्रॉम किस पीरियड से कब तक था। अब देखो इसमें कब से कब तक था, वही तो बात होगी ना। एंड कंप्लीटेड ईयर मंथ, कितने इन्होंने कंप्लीट कर लिए किए हैं मंथ, हो कब से कब तक था। तो पीएचडी वालों का तो अभी तक चल ही रहा है, उनको ये कब से कब तक वाज, इन्होंने देखो यहाँ लिखा हुआ वाज, कब से कब तक एंगेजमेंट था। ठीक है, या कब, अब तो जो कंटिन्यू चल रहे हैं वो तो भाई अब क्या ही बताएं हम। ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस इशूइंग अथॉरिटी नेम फुल डेजिग्नेशन टेलीफोन नंबर। अब ठीक है, अच्छी बात है भाई, बनवा लिया, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इशू ही नहीं है उसमें, वो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। नो जॉब के लिए ये बनवाना है आपको। ठीक है, तहसीलदार से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये है आपका रिलैक्सेशन, भाई किस किस को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतने बच्चे इतने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो मैंने भाई रिजर्वेशन का दोबारा से आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।